नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 15 और ऑफिशियल लेक्चर नंबर हमारा है 218। तो आज जो हम अपना टॉपिक रखेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। आपको मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर स्टेज समझाऊं। एक वाद में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 39 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी और ऑर्डर्स सीपीसी में 51 दिए हुए। तो आप ये हर ऑर्डर को एक स्टेज समझना, अगर आप इसे समझना चाहते हो तो। सीपीसी है कुछ नहीं, बस कोशिश करनी है समझने की आपको। तो चलिए विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक की सारगर्भिता को समझते हुए टॉपिक पर डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, ऑर्डर 10 एंड सेक्शन 89। मैं सेक्शन भी आपको बताऊंगा साथ साथ और ऑर्डर भी बताऊंगा। इसमें आपको सहूलियत ये होगी कि जब भी उस इशू पर आपके लिए कोई परेशानी आती है तो आप उसी जगह पे जाएंगे, उसी जगह से देखेंगे, तो ये बहुत फायदे का सौदा है। ऑर्डर 10, प्रथम सुनवाई। प्रथम सुनवाई, सुनवाई की कोई परिभाषा सिविल प्रोसीजर कोड में वैसे तो दी नहीं गई कि कोई स्पेशल इसके लिए कोई वो बताया गया हो कि भाई यो प्रथम सुनवाई है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई परिभाषा नहीं दी है इसकी। लेकिन हम जब प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो उससे ये आइडिया लगता है कि यार ये स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज होगी। तो चलो एक बार वाद के विचारण से पूर्व की अवस्थाओं पर जरा ध्यान डालते हैं। सबसे पहली स्टेज हम ये मान लें जरा सा कि हम न्यायालय में मुकदमे को प्रस्तुत करते हैं, अर्थात वाद को दायर करते हैं। पहली बात हो गई है, फर्स्ट स्टेज हो गई। उसमें न्यायालय का कोई रोल नहीं होता। उस समय हम क्लरिकल स्टाफ जो होता है उनको देते हैं, वो रजिस्टर करते हैं उसे और उसे अपने पास रख के डेट फिक्स कर देते हैं कि जज साहब के सामने के लिए। जज साहब उचित समझने पर समन वगैरह देखते हैं, समन कर देते हैं। तो भी सुनवाई नहीं होती उसमें, बल्कि खास कोई सुनवाई नहीं होती। बस वाद दायर ले लिया गया, इंस्टीट्यूट हो गया और पार्टीज को नोटिस हो जाता है। अब एक हो गया, प्रतिवादी को नोटिस चला गया, प्रतिवादी आ जाता है अपना और जवाब दाखिल कर देता है। तब तक भी माइंड अप्लाई करने की नौबत नहीं आती ज्यादा। अब थर्ड स्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग ऑफ इश्यू। इस स्टेज को जरा सा ऐसी एक क्रिमिनल केस से तुलनात्मक अध्ययन करो। क्रिमिनल केस में भी एक स्टेज आती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और यहां आती है फ्रेमिंग ऑफ इशू। तो इसी स्टेज पे मान के चलो कि आप इस समय यहां पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वाली स्टेज पे है, जब मुलजिम को ये पढ़ के बताया जा रहा कि तेरे खिलाफ ये चार्ज लगेंगे। अर्थात उससे पहले एक बहस होती है जिस पर डिस्कशन किया जाता है कि क्या चार्ज बनते हैं या नहीं बनते। ये जो थर्ड स्टेज है, फ्रेमिंग ऑफ इशू, यही एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट है। आओ इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ इशू, विवाद्य विषय, फैक्ट इन इश्यूज। आपने जब मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट बताया होगा तो उसमें मैंने फैक्ट इन इशू बहुत बार बोला होगा। विवाद्य विषयों
और प्रश्नों की विरचना अर्थात फ्रेमिंग ऑफ इश्यू। फ्रेमिंग ऑफ इश्यू इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ए सिविल सूट। अर्थात विवाद में मुख्य विषय क्या है, आज न्यायालय ये डिस्कस कर रहा है आदेश 10 में कि व्हाट आर द रियल कॉजेस और सब्जेक्ट मैटर और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इन द सूट। अर्थात किस विषय पर एविडेंस की आवश्यकता है और किस विषय पर एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। दिस इज कॉल्ड एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। ये थर्ड स्टेज ही, ये जो तीसरी स्टेज है फ्रेमिंग ऑफ इशू की, जिस पे इशू बन नहीं रहे हैं, अभी फ्रेमिंग नहीं हो रहे हैं, एक पूछताछ की जा रही है, कोर्ट सेटिस्फाई कर रही है अपने को, वही फर्स्ट स्टेज ऑफ हियरिंग है। इस दिन न्यायालय अपने मस्तिष्क, दिमाग और विवेक को आपके वाद पर और दूसरी पक्षकार के प्रतिवाद पत्र पर, अर्थात वाद का जो जवाब है रिटन स्टेटमेंट, उसके ऊपर अपना ध्यान, अपना मस्तिष्क, माइंड अप्लाई करते हैं। और ये डिसाइड करते हैं कि क्या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होने चाहिए, अर्थात किस चीज पर एविडेंस लाई जानी चाहिए और क्या चीज न्यायालय में सिद्ध करनी चाहिए। एक एक लाइन, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे वादा किया है, अगर एक एक स्टेज चलोगे तो ही सिविल प्रोसीजर कोड से समझ पाओगे और तभी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को समझ पाओगे। तो ये सिविल प्रोसीजर कोड, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से भारी है, ये ध्यान रखो बस। जिंदगी बीत जाए ये समझ में नहीं आता। किन किन बातों को पक्षकार स्वीकार करते हैं और किन किन बातों को पक्षकार स्वीकार नहीं करते। अर्थात यह विचारण किया जाता है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यू जरूरी है या नहीं है। इस डेट पर न्यायालय डिसाइड करता है कि वेदर देयर इज ए नीड ऑफ फ्रेमिंग इश्यूज और नॉट। अगर फ्रेमिंग इश्यू बनते ही नहीं है तो इसका मतलब, आगे क्लियर कर दूंगा आपको, जैसे अगर किसी के खिलाफ केस में चार्ज ही नहीं बनता, क्रिमिनल केस में तो डिस्चार्ज हो जाता है, तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यू क्या बनते भी हैं क्या नहीं बनता। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यू अर्थात यह विचारण किया जाता है कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। क्या फ्रेमिंग इश्यू भी जरूरी है या नहीं है वाद के अंदर। वैसे मैक्सिमम बता दूं आपको जरूरी होते ही है, तभी आदमी कोई वाद लाता, बिना उसके वाद नहीं लाता। लेकिन जिस प्रकार से कई बार डिस्चार्ज बिल्डिंग होता है, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो देखो, मैंने आपको, मेरा असूल क्या है, मेरा टाइम तो लगता है, मैं पहले जहन में आपके वो डालना चाहता हूं जो बात हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन नियम तो आप किताब से भी पढ़ लोगे, लेकिन चक्कर ये समझ में आ जाए कि ये आदेश है क्या, ये आदेश हमें बताएगा क्या, ये आदेश हमसे कहना क्या चाह रहा है, ये हमें सिखाना क्या चाह रहा है, और हम क्यों इस आदेश को पढ़ रहे हैं। आदेश तो एक टॉपिक है, एक हेडिंग का नाम है। आदेश 10, आदेश 10, तीसरा हमारे याद आना चाहिए कि दिस इज रिलेटिंग टू द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। वाद पत्र में अथवा लिखित कथन में लिखे आरोपों के स्वीकारोक्ति या
इंकारी पर प्रश्न करेगा। इन एडमिशंस डिनायल को अभिलिखित करेगा, अर्थात विवादग्रस्त विषय का निर्धारण करना अथवा पक्षकारों को विवाद के बिंदु पर लाना, ताकि आवश्यक साक्ष्य ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, न कि समय बर्बाद करने वाला साक्ष्य। ऑर्डर 10 रूल 1, इसका नियम एक ही कहता है कि न्यायालय का काम यह है कि जो वाद पत्र में लिखा है और जो प्रतिवाद पत्र में हुआ, उनसे पूछे दोनों पार्टी से कि भाई तुम किस चीज को स्वीकार करते हो, किसको नहीं स्वीकार करते। जिस बात को स्वीकार करते हैं वो अभिलिखित कर ली जाएंगे, जिसको डिनायल करते हैं वो लिखित कर जाएंगे। जब ऐसे ये स्वीकारती और ये करी जाएगी तो क्या होगा, ये निकल के आएगा कि झगड़े का मूल कारण क्या है, झगड़े की विषय वस्तु क्या है, किस चीज पर निर्णय होना है। बस वही फ्रेमिंग ऑफ इश्यू हो गया। भाई कोई हम कहते हैं, मान लो सपोज करो एक फौजदारी के मुकदमे का उदाहरण दे रहा हूं, हम कहते हैं जिनने हमारे 10 लाख रुपए मान लिए, हमने इसके बैंक के खाते में 5 लाख डाले, 5 लाख डाले और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया कि इनने 10 लाख रुपए मांगे, लिए और खाते में ऐसे से गए। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, उस खाते में पैसा गया या नहीं गया, दिस इज द क्वेश्चन। तो रिलेवेंट क्वेश्चन क्या है कि हाउ चीटिंग वाज डन, चीटिंग कैसे हुई। सेम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी यही है कि इससे हमें यह लगाना होता है कि क्या एविडेंस लानी है या क्या नहीं लानी है। तो यही नियम 1 कहता है। दोनों पार्टीज के वादों को देखना, प्रतिवादों को सुनना, उन पर यह डिसाइड कंक्लूजन पे लाना कि क्या मामले में विवाद बिंदु है, और उस विवाद बिंदु को एक आधार बना के आरोपित कर देना, अर्थात फ्रेम कर देना उसको, अर्थात समय की बर्बादी ना हो, उसे बचाने के लिए मामले को कंसाइज करके एक लिमिटेड पहलू पर लाके छोड़ना। उससे आगे फिर क्या करना ये देखना। प्रथम सुनवाई का अर्थ फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए नियत तिथि से है। तो यहां तक मैं लाया आपको 10-1 आपको समझ में भी आया। अब आता है नियम 1 कै। ये तो था 1 नियम, ये था नियम 1 कै। है सभी आदेश, ये जो कुछ भी आज पढ़ा जाएगा आदेश 10 का ही पार्ट होगा। अब मैं नियम ही नियम बताऊंगा आपको बस। 1 कै, न्यायालय पार्टी से कहेगा भाई क्या तुम्हारे बीच में समझौते के चांसेस हैं। अगर उन्हें लगता है कि समझौते के चांसेस हैं और पार्टीज तैयार हो जाती हैं तो न्यायालय ठीक है, धारा 89 के तहत, देखो यही धारा बता रहा हूं आपको, अगर आप इस धारा को यहां नहीं पढ़ते और धारा को किसी दूसरी जगह पढ़ोगे तो नुकसान होगा आपको। धारा 89 के तहत मामले को मीडिएटर के पास रेफर कर देगा यदि पार्टी सहमत हो जाती है मीडिएशन के लिए। मीडिएशन एक ऐसा पहलू है जहां पर एक पक्षकार को बैठाल के, एक अधिकारी को बैठाल के पार्टीज को मुकदमेबाजी के क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, मुकदमेबाजी के काले पहलू को दिखाया जाता है, अच्छे पहलू को नहीं, बुरा पहलू। तो बुरे पहलू को बताया जाता है तो मीडिएटर के पास भेज देते हैं धारा 89 में। अब ये तो 1 कै था, ए समझो आप इसे 1A नियम कि पार्टी से पूछा गया, पार्टी तैयार होगी तो 89 में मीडिएशन के सामने। 1B ये कहती है कि मीडिएटर के सामने मुकदमे को एक फॉर्म बनी हुई होती है, उसके सामने पक्षकारों को डेट लगा दी जाएगी कि भैया उस दिन फलाने दिन वहां पहुंच जाओ। वो कोर्ट में ही बना हुआ होगा मीडिएशन सेंटर, और वहां जाकर पार्टीज को मीडिएटर के सामने, जो कि खुद अधिकारी होते हैं, कभी कभी उसमें रिटायर अधिकारी होते हैं, कभी एनजीओज वगैरह भी होते हैं,
और उनका सुपरविजन एक वर्किंग जज साहब के द्वारा ही किया जाता है। मीडिएशन अलग अलग प्रथाएं हैं, मैं दिल्ली की बता रहा हूं आपको। किस तरीके से मीडिएशन सेंटर का निर्माण किया जाता है, ये न्यायपालिका के हाथ का मामला है। अब ये मीडिएटर के पास भेज दिया जाता है 89 में, और यहां 1B की प्रोसीडिंग्स में डेट फिक्स कर दी जाती है कि भैया चले जाओ। पार्टीज फोरम के समक्ष उपस्थित होंगी। फोरम के अधिकारी उनको समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे। यदि समझौता हो जाता है तो वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस न्यायालय को भेज देंगे कि भाई इनका इन कंडीशन पर समझौता हो गया। न्यायालय का समय क्योंकि कीमती होता है और ये टीम इसीलिए बैठा ली जाती है, एक्सपर्ट बैठे होते हैं इसमें, सब पुराने लोग होते हैं, न्याय भी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, सब तरीके का। जो जिस तरीके से मीडिएशन टीम बनाई जाती है वो जुडिशरी के हाथ में होता है। तो क्या किनको बैठाती है, गजेटेड ऑफिसरों को भी, जो रिटायर व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग भी बैठा ले जाते हैं, और जजेस भी होते हैं। ये अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग क्या है। मतलब क्रिमिनल का तो मैं 100% कह सकता हूँ, क्रिमिनल टीमों को तो मैंने अटेंड किया कई बार। वहां रिटायर गजेटेड ऑफिसर्स को बुला के, एनजीओ को बुला के एक मीडिएशन कराया जाता है सम्मान्य लोगों के मार्फत से। तो चलिए हम उस पर नहीं जाते। अब 10C पर चलते हैं। 1C अगर ठीक है, हो जाता तो ठीक है, वो बता देते हैं। नहीं तो वो क्या करते हैं कि इससे समझौता नहीं हो सकता, एक अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट बना के जो है उसी न्यायालय को भेज देते हैं और कहते हैं पार्टी से भैया उसी न्यायालय के सामने चलिए। अब जब फैसला नहीं होता तो वहां वापस दोबारा। अब ये वाली स्टेज इज ओवर, पार्टीज में फैसला नहीं हुआ। अब आती है 10-2 की स्टेज। बताओ, आदेश 2 अभी जरा सा ही खत्म हुआ है और ये मुझे पूरा खत्म करना है आपको। नहीं, थोड़ा सा ही रह गया। देखिए, मैं धीरे धीरे करके 15 लेक्चर्स में अपनी किताब को आधी 25-30% खत्म कर ली। ऐसे एक एक लेक्चर करके, छोटे छोटे करके टुकड़ों में बना रहा हूं आपके लिए। थोड़ा सा ही रह गया, ज्यादा नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि एक ऑर्डर एक ही लेक्चर में खत्म करूं। अगर एक लेक्चर में हम 2-2 ऑर्डर घुसेड़ देंगे ना, भले इतना है कि लेक्चर अगर बड़ा हो ऑर्डर तो उसे 2 लेक्चर में बढ़ा दिया जाए, लेकिन कभी भी एक आदेश को मैं 2 पढ़ाने ना, चाहे वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, छोटी बने, वो ज्यादा बढ़िया, बल्कि एक एक चीज आपको क्लियर होनी है। अब आते हैं सर दूसरी स्टेज पर, नियम 2 पे आते हैं। उपनियम 1 जो था वो बड़ा, हाँ, नियम 1 जो था बड़ा था थोड़ा सा। अब आते हैं 10-2, ऑर्डर 10 नियम 2 में। जब वहां भेज दिया, मामला नहीं बना, अब न्यायालय पक्षकारों से बातचीत करेगा। पक्षकारों से तो वैसे कम ही करते हैं, सच प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। एडवोकेट से डिस्कस करते हैं कि भाई हाँ भाई तुम बताओ। दोनों पार्टीज के एडवोकेट से, या कोई ऐसा व्यक्ति जो मामले पर खास प्रकाश डाल सकता हो, उससे सारवान प्रश्न पूछते हैं जज साहब। अब उन सारवान प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं वो। अब उन प्रश्नों का वो उत्तर ले लेते हैं, तो सारवान प्रश्नों के बारे में तहकीकात करते हैं उस दिन 10-2 में, स्टेज की 10-2 की स्टेज पे। अब बात आती है 10-3 की स्टेज। ऐसे परीक्षण का सार लिखा जाएगा, वह सब्सटेंस पार्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स होगा। 10-2 में जो आपसे बातचीत की,
पहले तो 10-1 की प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड कर दी, मीडिएशन वगैरह भेज दिया, उसके बाद 10-2 में पूछताछ कर ली, भाई पक्षकारों से सब बताओ भाई क्या मामला है, कौन सा सारवान क्वेश्चन है आपकी नजर में, दोनों को सुन लिया। ऐसे परीक्षण के सार 10-3 नियम 3, ये जो जिस डिस्कशन हुआ है ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा सारा, उसमें से जो मतलब की बातें हैं, सारवान बातें, उनको सब्सटेंस को प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनाया। ये प्रोसीडिंग्स का जनाब वाली पार्ट बन जाएगा। उत्तर देने में एडवोकेट की असमर्थता अथवा इंकारी का क्या परिणाम होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिससे जो प्रश्न पूछा जाए उसको उसका जवाब देना है। कोई क्वेरी कोट करती है तो आपको जवाब देना, या नहीं दे पा रहे आप जवाब, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टाइम ले लो 5-4 दिन का, 5-4 दिन बाद जवाब दे दियो। 7 दिन की डेट आदमी को दी जाती है, पार्टीज को लेवल है 7 दिन की डेट ले जा, आगे जवाब देती हो 7 दिन बाद, सोच समझ ले। न्यायालय का विचार है कि उस पक्षकार को उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रहा, तो न्यायालय उसे 7 दिन का समय दे देगा कि भाई जा उत्तर ढूंढ ले, तेरे बस की नहीं है, सोच समझ ले और आ जा। तो 7 दिन के लिए मुकदमे को एडजॉर्न कर सके। यह है नियम 3 आदेश 10 का। बहुत छोटा आदेश है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आदेश जब आएगा ना, एग्जीक्यूशन का आएगा, एग्जीक्यूशन का आदेश बहुत लंबा, 21 है, 21 बहुत लंबा आदेश है, 3 वीडियो या 2 वीडियो में खत्म होगा। लेकिन एक एक चीज सुनते रहो ना, आप सीपीसी को सीखोगे 100%। सीपीसी आपसे बाहर नहीं जा सकती, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा। और सीखता गुरु से ही है, गुरु जी, और कचहरी वाला गुरु तो गुरु ही है, वही वो तो। नियम 4 की बात करते हैं। उस दिन दोनों पक्षकार हाजिर होंगे, जिस दिन वो एडजॉर्नमेंट की डेट की है 10-3 की स्टेज से 4थी पे, तो दोनों पार्टीज हाजिर होंगी और खामोखा की डेट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, अर्थात विदाउट एनी रीजन कोई डेट के लिए अप्लाई नहीं करेगा, बिना लॉफुल एक्सक्यूज के। देखिए वर्ड को सुनिए आप। मैं आपको एक और बता दूं, मैं जो आपको बताता हूं, मैं पूरे बेयर एक्ट को शॉर्ट करता हूं। क्वेश्चन ये भी करें कि मुझे सुने, सिर्फ आपके माइंड में, जहन में टॉपिक को बैठाने के उद्देश्य से, लेकिन एक बार बेयर एक्ट को अध्ययन जरूर करें और कोई अच्छी किताब भी अध्ययन करें। ठीक है, वीडियो का मतलब ये नहीं होता कि वीडियो से जो प्रिंसिपल आपकी समझ में किताब में पढ़ने से देर से आएगा, वो सुन के जल्दी आ जाता है, बस ये होता है। कई बार हम उन डिफिकल्टीज को क्लियर कर देते हैं, आपको डाउट्स को क्लियर कर। उस दिन दोनों पक्षकार हाजिर होंगे बिना लॉफुल एक्सक्यूज के, बिना कारण गैर हाजिरी पर आदेश कर सकेगा न्यायालय। जो न्यायालय की राय व परिस्थिति के अनुरूप उचित हो वो निर्णय दे सकता है, अगर जो न्यायालय में ये लोग, ऐसे लोग हाजिर नहीं होते। तो ये 10-4 है, तो गैर हाजिरी पर आदेश दे देंगे। ये जो स्टेज थी, ये पहली स्टेज थी जिस दिन न्यायालय फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए आगे बढ़ता है। अब हम अगली स्टेज जो है, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेज आई, ये भी देखिए, डिस्कवरी, इंटरोगेशन एंड इंस्पेक्शन।
प्रकटीकरण, प्रसन्नमालाएं एवं निरीक्षण। प्रकटीकरण, प्रसन्नमाला एवं निरीक्षण। डिस्कवरी, इंट्रोगेशन एंड इंस्पेक्शन। आदेश 11 ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, फायदा देगा आपको। आज बहुत गैस बन रही है, बुढ़ापे में गैस ही बनेगी और क्या होगा। थोड़ा सा और आपका टाइम लेता हूं। सुनो, इन्हें सुनो, सुनो और से सुनो, फायदा देंगे। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 4 मिनट में बार है, मैं खराब नहीं करना चाहता आपके। एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट शैल ascertain from each party or his pleader whether he admits or denies such allegation of facts as are made in the plaint or written statement, if any, of the opposite party, and as are not expressly or by the necessary implication admitted or denied by the parties against whom they are made. The court shall record such admission or denials. Number 1. Direction of the courts to opt for any one mode of alternative dispute resolution. After recording the admission and denial, the court shall direct the parties to the suit to opt either mode of the settlement outside the court as specified in section 1st of the section 89. On the option of the parties, the court shall fix the date of appearance before such forum or authority as may be opted by the parties. 1B, ये था 1A, ये 1B. Appearance before the conciliary forum or authority, where a suit is referred under section under rule 1A, the parties shall appear before the forum and authorities for conciliation of the suit. 1C, appearance before the court consequent to the failure of the effort for the cancellation, where a suit is referred under the rule 1A and the presentation officer of cancellation forum authorities is satisfied that it would not be proper in the interest of justice to proceed with the matter further, then it shall refer the matter against the court and direct the parties to appear before the court on the date fixed by it. Section 1 is a very important, rule 1 of order 10 is a very important factor. The court can direct both the parties and advise both the parties to appear before the settlement officer to discuss the issue and sort out the issue. The next is oral examination of parties or companion of parties. This is also relevant before framing of charge. Third, substance of examination to be written. The substance of the examination shall be reduced to the writing by the judge and shall form part of the record. Everything will be recorded whichever is asked by you by the court. Consequence of the refusal and inability of the pleader to answer. Where the pleader of any party who appears by a pleader or any such persons accompanies the pleader as is referred to in rule 2, refuse to or is unable to answer any material question relating to the suit which the court is of the opinion that the interrogated is person. दोबारा जरा किताब को पास ले आता हूं. Court is opinion that the parties whom he represent or to answer is likely to be able to answer. If the interrogated in person, the court may postpone the hearing of the suit to a day not later than 7 days from the date of first hearing and direct that such party shall appear in person on such day. उपनियम 2, 4 का उपनियम 2. If such party fails without a lawful excuse to appear in person on the day so appointed, the court may pronounce the judgment against him or make such order in relation to the suit as he think fit. यही केस का डिसीजन होगा.
तो आदेश 10 इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंस की वैल्यू है। मैं समझता हूं, देखिए पढ़ने में मुझे इसको 4 मिनट लगे और समझाने में 25। तो एक एक बात पढ़ते हम इसी से हैं। अगर आप कोई सोचे कि हम कोई आसमान से ला रहे हैं, नहीं। लॉ को लॉ बुक से ही पढ़ाया जा सकता है और लॉ बुक से ही समझाया जा सकता है। उसमें प्रैक्टिकल का तड़का लग सकता है, बस इसको चेंज न मैं कर सकता न तुम कर सकते। इसमें जो लिखा वो पत्थर की लकीर, केवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बनाई हुई संसद इसमें चेंज कर सकती है। इसके ना कॉमा हटा सकते हैं, ना कॉमा ना हाइफन। वी कैन नॉट चेंज इट्स कॉमा, हाइफन, एक्सक्लेमेशन और एनीथिंग। इसके हर कॉमे का भी अर्थ है, सेमीकोलन का भी अर्थ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जब डिस्कस करेंगे डिस्कवरीज, इंट्रोगेशन एंड इंस्पेक्शन। नमस्कार।